नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान विधानसभा का चुनाव अब रोचक होता जा रहा है। कल नामांकन वापसी के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस किस में मुकाबला है। वैसे तो प्रदेश की 200 सीट पर चुनाव निर्णायक है, लेकिन राजधानी जयपुर की 8 सीट पर सभी की नज़र है। राजधानी का परिणाम तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। राजधानी में इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा कई मायनों में प्रयोगधर्मी साबित हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा ने इस बार जो पुराने चेहरे हैं लगभग सभी को उन्होंने बदल दिया है। कुछ को छोड़ दे अपवाद, बाकी सभी सीटों पर भाजपा ने जो अपने पुराने चेहरे हैं और राजनीति के दिग्गज जिसे कहा जा सकता है उन सबको घर बैठा दिया है और नए चेहरों पर भरोसा किया है। लिहाजा ये चुनाव भाजपा के लिए एक चुनौती बन गया है राजधानी की सीटें कि किस तरह से इसको पार पाना है, क्योंकि नए चेहरे सामने आने के बाद में अंदर खाने बगावत के सुर भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजधानी में लगभग 2018 की सूची को रिपीट कर दिया है। यहाँ पर जो विधायक हैं या विधायक प्रत्याशी रहे हैं वो सभी मैदान में हैं। तो पुराने चेहरों पर जो भरोसा करने का कांग्रेस का ये कार्ड है, ये कितना असर करेगा, कांग्रेस की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा, ये तो 25 नवंबर को मतदान के दिन जनता ईवीएम में वोट करके बताएगी और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब इसका खुलासा होगा। लेकिन राजधानी की पॉलिटिक्स को लेकर आज करेंगे चाय पर चर्चा। किस तरह से मुकाबला रोचक हो गया है, क्या क्या बदलाव होंगे, इस पूरी चर्चा पर जो हमारे साथ में अतिथि है बातचीत करने के लिए उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी है। पौरुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में विकास सोमानी जी है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विकास जी, आप ही के पास राजधानी, क्योंकि राजस्थान की राजधानी पर सभी की नज़र रहती है। राजधानी में जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है निश्चित तौर पर सरकार में उसका एक अहम कद होता है। आपने क्या वजह रही कि पुराने जितने भी थे उन सबको घर बैठा दिया? जी, ये घर बैठाने जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल एक कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है और कार्यकर्ता बहुत तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। जब जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को भली भांति पूर्वक वो निभाते हैं। अब रही बात कि तीनों घर बैठाने जैसी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो वो सक्रिय रूप से कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। अब चाहे वो नरपत सिंह राजवी साहब के बारे में आप कहें तो जैसे वो है, वो भी चित्तौड़गढ़ में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात जो भी विधायक जयपुर से रहे हैं राजधानी से, जो भारतीय जनता पार्टी के 7 बार कालीचरण सराफ साहब एमएलए रहे, आप देखें कि कितना लंबा कैरियर है और कितना लंबा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी लड़ रहे हैं। दूसरी बात आप देखें कि राजपाल सिंह शेखावत साहब वो 5 बार रह चुके हैं, मतलब 5-5, 7-7 बार रहे हुए विधायक है। नरपत सिंह राजवी साहब को आप देखें तो अब अमूमन समय के अनुसार जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी दी गई, संगठन कब किस व्यक्ति की अनुभव को और कहां पे किस तरह से ले वो जो नेतृत्व तय करते हैं। तो एक पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ती है, किसी एक व्यक्तिवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। विकास जी, आपने राजवी जी का जिक्र किया, भले ही वो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आज भी विद्याधर नगर के लिए उनका दिल जो धड़क रहा है वो सब जग जाहिर है और वो खुद भी ये सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि मेरा मन तो विद्याधर नगर में ही है। बिना इच्छा के चुनाव मैदान में आ रहे हैं। पार्टी ने जो तय किया है लेकिन प्रत्याशी की इच्छा नहीं है और जिसकी इच्छा थी वो बागी होकर आपके ताल ठोक रहा है मैदान में। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद के आधार पर पार्टी नहीं चलती कि व्यक्ति क्या चाह रहा है। पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अनुशासनता के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी को आप कहा जाए, जिस भी उम्मीदवार को शीर्ष नेतृत्व सामूहिक रूप से जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय के उपरांत जहां भी जो जिम्मेदारी दी गई वो बखूबी से निभाते हैं। और एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। उस वजह से कोई भी उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, वो अपनी बात कहेंगे कि मैं ये चाहता हूं। बाकी पार्टी जो उनके हित में, संगठन के हित में जो निर्णय लेते हैं वो सर्वोपरि होता है। उसी के आधार पर पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और कार्यकर्ता पूरी जोर शोर से मैदान में है कि भाजपा की सरकार आएगी और कमल का फूल बहुत जबरदस्त रूप से खिलेगा राजस्थान। जी, हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष जी, जिस तरह से जयपुर की सीटों 8 सीटों को लेकर हम बात करें
तो लगभग 2018 के ही चेहरे हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ठीक नहीं है, सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बावजूद भी उन्हीं विधायकों पर भरोसा, कैसे जीत हासिल होगी? दर्श जी देखिए, मैं आपसे अपनी पार्टी के बारे में जवाब देने से पहले जो अभी हमारे भाई विकास जी बोल रहे थे, तो मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे एक नोटबंदी हुई थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, और वो नोटबंदी ऐसी हुई कि उन्होंने सारे नोट एक साथ बदल दिए, और उसके बाद में फिर देश की अर्थव्यवस्था का और देश के आम लोगों का क्या हाल हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का अब हाल जो है 3 दिसंबर के बाद। और जी देखिए, आपने विकास बात जी, हमारी नंबर पार्टी के आएगा, बारे में विकास जी की, तो नंबर मैं कहना आएगा। चाहूंगा, मैं अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे द्वारा जो प्रत्याशी दिए गए 8 प्रत्याशी जयपुर लोकसभा के, उसमें सिर्फ एक जो है हवा महल से प्रत्याशी बदले गए, और उसमें भी जो हमारी पार्टी के जो सीनियर नेता थे और जो जिलाध्यक्ष थे और जो बहुत 45 साल पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के रहे, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो कार्यकर्ताओं में जाके कार्यकर्ता हो जाते हैं, नेताओं में जाके नेता बन जाते हैं, श्री आर तिवारी, उनको मौका दिया गया। परंतु आप देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भाई ये ना पार्टी कह रही है कि साहब है ना सर्वे रिपोर्ट खिलाफ है या जो भी चीजें, तो देखिए सर्वे रिपोर्ट जिन लोगों के खिलाफ है, निश्चित तौर पे उनके टिकट बदले गए, परंतु जयपुर में जो स्थिति वो ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिन्हें बदलने की नौबत आगे बढ़े। हमारे जयपुर में चाहे जीते हुए विधायक हो या फिर जो मालवीय नगर में जैसे या फिर सांगानेर में जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी थे, देखिए मालवीय नगर वाला जो मार्जिन था वो कितना कम था आपको भी पता है। उसके बाद में हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति थी कि जिसके तहत हमारी सरकार ने आम जनता के से जुड़ी हुई हर चीज, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो है ना बिजली हो, या फिर अन्य चिकित्सा सुविधा हो, या जो भी सुविधाएं जो एक आम जनजीवन को प्रभावित करती है, वे सब उन सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा इतना अच्छा कार्य किया गया। और सरकार के कार्य को जो है वो हमारे जीते हुए विधायक और हारे हुए विधायक प्रत्याशियों ने आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ में जो है वो विधायक जो प्रत्याशी जो थे, या जीते हुए थे या हारे हुए थे, उनकी भी जो है जनता में इमेज बनी हुई थी, और हमने निश्चित तौर पे सर्वे पे जब उनका सबका निकल के आया कि वे सब लोग जो है जीतने, निश्चित तौर पे जीतने के लिए जा रहे हैं, तभी हमारे द्वारा उनको टिकट दिया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा। चलिए, हमारे साथ में उमेश शर्मा जी। उमेश जी, जिस तरह से अब जयपुर की राजनीति को अगर देखें, क्योंकि लगातार आप पिछले कई सालों से जयपुर की राजनीति को कवर कर रहे हैं, जो मुकाबला है पुराने चेहरे वर्सेस नए चेहरा कहा जाए तो कुछ अपवाद छोड़ दें, बाकी मुकाबला पुराने चेहरे वर्सेस नए चेहरे के बीच हो गया है। किस तरह से देखते हैं आप अभी? देखिए, जयपुर शहर की 8 सीटें हैं और बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, और अगर आमेर और झोटवाड़ा को जोड़ लिया जाए तो 7 प्रत्याशियों को बदला गया है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी का जो निर्णय है वो वाकई में सही है, क्योंकि देखिए एक ही एक व्यक्ति को जब टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं चेहरे से भी वहाँ के लोग ऊब जाते हैं। ये उदाहरण भी आपको पिछले दिनों एमपी में भी देखने को मिल सकता है। एमपी में वहाँ पर सरकार से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ चेहरे को लेकर, जो सीएम चेहरा है उसको लेकर लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने प्रयोग किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ युवा चेहरों को भी मैदान में उतारा है, जो एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, बीजेपी में ये शुरू से रहा है कि बीजेपी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। तो प्रत्याशी जब खड़ा होता है तो उसमें प्रत्याशी का चेहरा क्या है, उसको कितने लोग जानते हैं, उसकी कितनी पैठ है, ये सब दरकिनार हो जाते हैं, क्योंकि पूरी पार्टी अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरती है और एक एक घर से संपर्क करके और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करती है। संघ परिवार है, संघ परिवार भी पूरा जुड़ता है, संघ से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ते हैं और प्रत्याशी को जिताने के प्रयास लगे रहते हैं। जयपुर की सीटों की बात की जाए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संघ की कहीं ना कहीं उसमें बहुत हद तक चली है। ज़्यादातर सीटों पर प्रत्याशी जो बदले गए हैं वो संघ की पसंद के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वही बात आ जाती है कि यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, संघ और बीजेपी के लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, और वही जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वोटर को लाना है और किस तरह से मत दिलवाना है, ये सब चीज़ें वही करेंगे। इसी तरह बात की जाए बीजेपी के संगठन की बात की जाए तो बीजेपी बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूती देती है। पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, पन्ना प्रमुख के पास बाकायदा एक पन्ने का, जो एक पन्ने में जितने वोटर होते हैं उनको वोटिंग स्थल तक लाना और वोटिंग करवाना, ये पन्ना प्रमुख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो बीजेपी में टिकट बदले, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जाने माने नहीं है, चाहे आप किशन पोल की बात कर ली जाए, बाल मुकुंदाचार्य, ऐसे बहुत फेमस आदमी है, लेकिन ऐसी बीजेपी को उनको कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो ये 2 टिकट मान लिए जाएं। इसके अलावा भजन लाल है, वो पार्टी में पिछले 10 या 11 साल से वो प्रदेश महामंत्री पद पर हैं। अशोक परनामी थे, उस समय से वो लगातार चलते आ रहे हैं।
उसके बाद में 3 प्रदेश अध्यक्ष हो गए, लेकिन वो उसी पद पर है। तीसरी बात की जाए आपके आदर्श नगर से रवि नैयर की, रवि नैयर वही बात आती है, पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और राजा पार्क व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी बात 2013 में जो विस्फोट हुए थे उसमें उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई, आज भी कई परिवारों को वो हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं, ये उनकी एक अलग छवि है। और कहीं ना कहीं ये सभी टिकट संघ से रिलेटेड हो सकते हैं और संघ की कहीं ना कहीं में भूमिका है। तो यहाँ जब चुनाव मैदान में लोग उतरेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी इनके साथ जुटेगी और जो नतीजा है वो जनता के ऊपर निर्भर, जनता किसे वोट देती है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। जी, निश्चित तौर पर पार्टी चुनाव लड़ती है और वो नज़र भी आ रहा है जिस तरह से प्रयोग किया गया। अब ये कितना सफल होगा ये तो जनता ही तय करेगी। हमारे साथ में विकास सोमानी जी है भाजपा से। विकास जी, क्या वजह रही कि जिस तरह से प्रयोग किया, निश्चित तौर पर हर पार्टी को प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रयोग कि प्रत्याशी को ही जनता नहीं जान पा रही है? दर्श जी, ये प्रयोग नहीं है, ये योग है। भारतीय जनता पार्टी का एक योग है बहुत बड़ा कि बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। प्रयोग नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है जो जनता के बीच में जाके निरंतर रूप से कार्य करते हैं। अब आप जैसे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हैं, उनको पूरा जयपुर में एक धार्मिक आस्था, और जिस प्रकार से उन्होंने हर वक्त समाज में, धर्म में जिस तरह से उन्होंने अपना समय दिया, तो किसी तरह का ये बात नहीं है कि कोई चेहरा परिचित नहीं है। दूसरा विषय जो कहना चाहें कि चंद्र मोहन जी जो वो है बटवाड़ा जी, वो संघ से जुड़े हुए हैं और पूर्व में पार्षद भी रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में किसी भी रूप में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। विकास जी, सवाल पार्टी के जनता के बीच जाने का नहीं है, सवाल जो प्रत्याशी है वो कितना जनता के बीच में ये है। जनता वोट प्रत्याशी को करेगी, पार्टी को थोड़ी ना करेगी। कौन सा प्रत्याशी आपने उतारा है? देख, आपको एक बात कहना चाहूँ, पिछले 10 से 15 साल से जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं वो सक्रिय नहीं है। लोग बोल रहे हैं ये कौन है। खबर अंदर खाने जो आपके कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत होती है, वो कह रहे हैं कि फेसबुक पूछ रहा है ये कौन है, सोशल मीडिया पूछ रहा है ये कौन है, जनता कहाँ से आएगी? दर्जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं। आप रवि नैयर साहब के बारे में पूछें, मैं समझता हूं कि समाज के रूप में जो सामाजिक सेवाएं वो देते आ रहे हैं उनको जयपुर के अधिकतर लोग जानते हैं। कई बार तो उनकी लोकप्रियता को आप भी दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरा विषय हम देखें बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को, उनको सब लोग, मतलब ये कहना ही बड़ा अनौचित्यपूर्ण होगा कि लोग ये कहें कि इनको नहीं जानते। बाल मुकुंदाचार्य जी ने भाजपा कब ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और विचारधारा के साथ जुड़े हैं और वो वर्षों से मालो धर्म और सनातन धर्म के लिए कार्य करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हो, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और उसके कार्य करने के लिए और उसकी विचारधारा को आगे तक फैलाने के लिए। सवाल तो बता नहीं, मैं बाल मुकुंदाचार्य जी ने भाजपा ज्वाइन कब की, ये जनता जानना चाहती है। दर्ज जी, अपने भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं। ये पार्टी को कितना वर्ष हो गया, जो अटल आडवाणी जी, जो एक नारा चलता था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ते आ रहे हैं, और इतनी बड़ी विशाल पार्टी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, तो हम अगर ये पूछे ये सदस्य कब जुड़ा, ये सदस्य कब जुड़ा, तो मैं समझता हूं कि जुड़ने में तो जो लोग कहीं और पार्टियों के, चाहे वो आरएलपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, वो अपनी पार्टी से छोड़ छोड़ के विचारधारा से जुड़ने आ रहे हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के विशाल नेतृत्व और विशाल उसको पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज को हम ये कहें, तो ये इस बात का कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि वो कब जुड़े कब नहीं जुड़े, जुड़ भी रहे जो अन्य विचारधारा से जुड़े हुए थे। मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र में जहां तक है, जो व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति अपना मतदान करते हैं। अब मतदान करते हो अपनी विचारधारा से जुड़े होते हैं। अब जुड़े होते हैं तो वो जब तक गुप्त मतदान में है और अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कभी भी किसी तरह से अपने उम्मीदवारी है, वो एक अलग विषय। दूसरा विषय, जो दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से हैं, वो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और देश हित में लगातार काम कर रही है और वो पार्टी में चाहे फिर वो आरोपी क्यों ना हो, चाहे फिर वो आरोपी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, आरोप और अपराध उसके लिए कानून में विषय दे रखा है। कानून की जांच है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं, जो लोकतंत्र में एक नियम बना हुआ है, जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को, उम्मीदवार को एक पैरामीटर्स के अंतर्गत जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, या दोषी है या दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कोई अभियोजन सिद्ध हुआ है, तो एक विषय का बात है। और रही बात की इस तरह की, आप जब भी देखेंगे जिस भी उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे,
तो उनको आप देखने से आपको लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक निर्णय और शीर्ष नेतृत्व निर्णय ये बखूबी से इस बात को दर्शाता है कि जनता की भावना है और जनता का मानस है। तो जनता के जो लोग हैं, जो जनता की चाहत है, और संगठन ने उनको पूरा मौका दिया पार्टी में। और आप जो जिन लोगों को टिकट मान लो नहीं है संगठन में, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, अनुभव बहुत है, हमारे पास अनुभव की कमी नहीं है, कार्यकर्ता हर स्तर पे है, छोटे बड़े और अनुभवी। तो किसी को ये शब्द की कोई या कट गया या नहीं गया, ये एक अलग विषय है। पार्टी में कहीं ना कहीं मौका मिलता रहता है और पार्टी में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष जी, आप बता रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने टिकट दिए हैं। 8 सीट की बात कर लेते हैं एक एक करके। लगभग ऐसी 1 या 2 सीट को छोड़ दें, ऐसी एक भी सीट पर आपका उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसका विरोध ना हो, और लगातार कुछ जगहों पे तो बागी तैयार हैं। क्या ऐसे सर्वे किया था? सर्वे का आधार क्या था? देखिए दर्श जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारी पार्टी हमेशा जो है टिकट बहुत तो सोच समझ के देती है, परंतु इस बार तो हमारी पार्टी के द्वारा देखिए 7 तरह के सर्वे करवाए गए, तमाम तरह के पर्यवेक्षक लगाए गए। मधुसूदन मिस्त्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक उनको बनाया गया और उनके अंडर में लोकसभा वाइज पर्यवेक्षक भेजे गए और ना संभाग वाइज पर्यवेक्षक भेजे गए। इस बार हमारी पार्टी की प्रक्रिया टिकट की क्या रही है आपसे छुपी हुई नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो नाम निकल के आए हैं, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं सात छलनी से छानना, तो जब हमारे द्वारा 7 छलनी से उम्मीदवार को छाना गया, कैंडिडेट को छाना गया, उसके बाद ही हमारे द्वारा टिकट की घोषणा की गई। ऐसा छाना कि पुराना चेहरा ही सामने, 2 बार के हारे हुए कैंडिडेट सामने, उनका विरोध हो रहा है जयपुर से लेकर दिल्ली तक, जिनका भारी विरोध हुआ है। ऐसी कौन सी छलनी है जिसमें छलनी नहीं पा रहा? जो लोग टिकट मांग रहे हैं और जब टिकट उनको नहीं मिलता तो उनका विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट का विरोध हुआ और हमारी कांग्रेस के टिकट का जो विरोध हुआ, उसकी आप तुलना करेंगे तो हमारे जो टिकटार्थियों के द्वारा तो सिर्फ आपत्ति दर्ज करवाई गई कि साहब आपने टिकट क्यों दिया। जबकि आप देखिए इनके जयपुर में जो है, जोटवाड़ा में क्या स्थिति रही अपने देखी, सबने विद्याधर नगर में क्या स्थिति रही हमने सबने देखी, सांगानेर में इनकी क्या स्थिति रही हमने देखी। और उसके बाद अब आप देखिए इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के पुतले की शव यात्रा निकाल दी। तो हमारे यहाँ पे कम से कम ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। जब जीतने के लिए जा रही है चुनाव लड़ने की, पौरुष जी सुन लीजिए, और मैं संतोष होता है, नॉर्मल सी बात है। पौरुष जी, आपकी पार्टी कहती है जमीनी कार्यकर्ता को मौका हमारी पार्टी में मिलता है, आपकी पार्टी के नेता ही कहते हैं ना ये बात, कहते हैं आर तिवारी जी को दिया ना हमने, आज भी मोटरसाइकिल घूम कर प्रचार कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, मालवीय नगर सीट पर 2 बार हारे हुए कैंडिडेट को आपने उम्मीदवार बनाया है, सिर्फ एक ही को मौका क्यों? ये आपके कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं कि हमसे क्या खता हो गई कि हमको मौका ही नहीं मिल रहा है। सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जब टिकट की बारी आती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। दर्शी देखिए, आपने मेरे से सवाल किया, इसका मैं बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह हमारा नेचर नहीं है कि हम सवालों से भाग के बात को इधर उधर घुमाते हैं। मालवीय नगर की जो बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जब श्रीमती अर्चना शर्मा जी को पिछली बार जब टिकट दिया गया था तब उनकी हार का अंतर बहुत बड़ा था, और पिछली बार जो उनका हार का अंतर था वो आपको भी पता है बहुत मामूली सा अंतर था, जो कि परंतु वो उनका मुकाबला जिन बीजेपी के कालीचरण जी सराफ जो इतने बड़े दिग्गज रहते हैं उनसे मुकाबला हुआ, और मामूली अंतर से जब कालीचरण सराफ जी जीते चुनाव, तो उसके बाद में जब हमारी सरकार के द्वारा लगातार 5 वर्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के कार्य किए गए, तो उनको देखिए सरकार की स्कीमों को इम्प्लीमेंट कराने में उसी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो हारे हुए जीते, उनकी एक अहम भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम श्रीमती अर्चना शर्मा जी द्वारा किया गया, और जब सर्वे करवाया गया तो उनका नाम आया। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, बाकी लोग जो टिकट मांग रहे हैं उनकी दावेदारी, किशनपुर की बात कर लें, कोई दावेदारी, आदर्श नगर की बात कर लें, दोनों जो आपके प्रत्याशी है दोनों का भारी विरोध हो रहा है। आदर्श नगर में तो आपका एक पार्षद है जो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहा है। देखिए, मैं कैमरे के सामने इस बात को नहीं कहना चाहूंगा कि बाकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो खास करके जो 3 जो सीटें हमारी हवामहल और हवामहल विधानसभा क्षेत्र है, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये 3 मुस्लिम बाहुल्य इलाके होते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस प्रकार की अनैतिक प्रैक्टिस की जाती है, ये कैमरे पे बोलने की बातें नहीं है। विकास सोमानी भी समझ रहे हैं, नैतिक प्रैक्टिस क्या होती है, नैतिक प्रैक्टिस क्या होती है, आप किसे कहते हैं नैतिक प्रैक्टिस क्या होती है राजनीति में? आप मुझे बताइए। आप आपके कांग्रेस के लोकतंत्र में आप अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, आपके ज्योति खंडा
अग्रवाल जी की बात आपने सुनी हो तो बता दें, आप पंडित सुरेश मिश्रा जी की बात सुनी हो तो बता दें, आज विष्णु लाडा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, बता दें। आपका आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कांग्रेस एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताती है। आप ये तीनों आप कहते हैं कि आपके नेता ही आपके नेता है, आप इनकी चलिए उमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, विकास जी उमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, पौरू जी आऊंगा आपके पास में, पौरू जी आऊंगा आपके पास में। उमेश शर्मा जी हमारे साथ में। उमेश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर भरोसा किया है, क्या लगता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात भी थी, मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके थे कि जनता ये कह रही है कि गहलोत तो उससे बैर नहीं, मंत्री विधायकों की खैर नहीं, इसके बावजूद भी वही चेहरे सामने हैं, क्या लगता है पार्टी को नुकसान होगा या फिर उम्मीदों पर ये खरा उतर पाएंगे? देखिए, इस बार आप अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सूचियों की बात करेंगे, प्रत्याशियों के नामों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि दोनों पार्टियों के पास इस बार प्रत्याशियों की कमी रही है कहीं ना कहीं, और यही वजह रही कि जयपुर की सीटों को सबसे आखिरी की सूचियों में डाला गया है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में हमेशा से परंपरा रही है, आज की नहीं है, शुरू से है कि सिटिंग एमएलए का टिकट बहुत रेयरली काटा जाता है। महेश जोशी के टिकट कटने के पीछे कारण आपको खुद को पता है, जेजेएम में जो घोटाले हुए, इसके अलावा उनके जो बेटे का जो बलात्कार वाला मामला है वो है, इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो विवादों में रहे। और सबसे बड़ा जो बात थी वो थी 25 सितंबर की वो रात, जिसमें वो जो कैबिनेट की बैठक, जिसमें समानांतर बैठक करी थी, शांति धारीवाल थे, धर्मेंद्र राठौड़ थे और महेश जोशी थे। ये वो मीटिंग थी। यही वजह रही कि उस समय से आलाकमान उनसे खफा चल रहे थे, और कहीं ना कहीं महेश जोशी के वो कहते हैं ना, नीम कड़ा और नीम चढ़ा वाला हिसाब हो गया, उनके बेटे वाला मामला उठ गया, जेजेएम के घोटाले आ गए, और ये तीसरा मामला ही आ गया, इस वजह से उनका टिकट कटा। कहीं ना कहीं शांति धारीवाल का भी टिकट कट सकता था, और पूर्णतया यही माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ गणित ऐसा बैठा, क्योंकि देखिए कोटा में जिस तरह के विकास कार्य धारीवाल ने कराए, कहीं ना कहीं वो भी उनके काम आ गए। और भी कई बार प्रेडिक्शन या ये कहें कि कुछ राजनीतिक हालात ऐसे बन जाते हैं कि पार्टी किसी और चेहरे को तय नहीं कर पाती। धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले खिलाड़ीलाल बैरवा का भी टिकट काटा गया। तो पार्टी ने उन लोगों को जरूर बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने या तो पार्टी की खिलाफत की या फिर चाकसू सीट पर जो लगातार बयानवीर जो नेता थे इनके, उनको वापस से मौका दे दिया। देखिए, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, सर्वे में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति और अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले या अन्य जो दावेदार हैं उनके मुकाबले अच्छी होगी। इसी वजह से पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में कई स्तर के सर्वे होते हैं, पार्टी अपने स्तर पे सर्वे कराती है। इसके अलावा जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं वो अपने स्तर पे सर्वे कराते हैं, स्थानीय स्तर पे प्रभारी लगाए जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिलाध्यक्षों के नाम के माध्यम और वहाँ के लोकल जो नेता हैं उनके माध्यम से, और जनता के का भी एक तरह से वो लिया जाता फीडबैक कि किस तरह का काम हुआ है, और उसी आधार पर टिकट तय किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूनुस खान का टिकट कटा, इसके अलावा राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा और अशोक परनामी का टिकट कटा। ये वो तीन नेता हैं जो पिछले 5 साल से वसुंधरा के सबसे करीबी नेताओं में एक थे। ये एक तरह से कह रहे हैं कि वसुंधरा राज्य की जितनी भी सभाएं राजस्थान में, उनका काम ही नहीं लोगों के पास था। तो कहीं ना कहीं इनके जो जिस तरह की 5 साल में उन्होंने जो गतिविधियां की कि पार्टी से दूर रहे, पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए, कई बार ऐसी बयानबाजियां भी सामने आई, तो वो भी एक आड़े आए। यही वजह रही कि उनके भी टिकट काटे गए। जी, विकास सोमानी जी से एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि विकास जी 2 प्रदेशाध्यक्ष पार्टी, राजस्थान के 2 प्रदेशाध्यक्ष जयपुर शहर का प्रतिनिधित्व भी वो करते थे, दोनों ही लायक नहीं थे? लायक नहीं है, वो अनुभवी हैं। 2008 से थे, मतलब आप देखो 2008 से 2013 से विधायक रहे हैं, और विधायक रहने के बाद आप देखो कि इनका एक लंबा करियर रहा है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष रहे और इन्होंने काफी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी किया है अपने समय पे, जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और जब इनको मजबूत करने की बारी आई तो पार्टी ने उनको, ऐसा नहीं है, ये मजबूत है और मजबूत रहेंगे, क्योंकि जो पार्टी में एक अनुभव है और इतने समय का समय दिया, तो इसको इसलिए कि पार्टी को टिकट काटने से ही सब कुछ हो गया। टिकट काटने की परंपरा है, टिकट देने की परंपरा संगठन पे एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, वो विचारधारा घर घर जा रही है और कार्यकर्ता उसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखिए, परिवर्तन यात्रा जब गई थी तो माननीय अरुण चतुर्वेदी साहब उसमें थे और लगातार उसको देख भी रहे थे। तो आप इस बात को किसी चीज से हम जोड़ नहीं सकते कि टिकट का मिलने का मतलब वो आ नहीं रहे तो इसलिए, वो जा नहीं रहे तो इसलिए। टिकट और जो मिलना जनमानस का, और जो सामूहिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, ये पार्टी की एक प्रक्रिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो अपनी जगह सब जगह काम करे। आप मुझे एक लाइन में पूछूं, अपनी दर्ज एक बात खत्म करा देता हूं लास्ट में,
जो इनके जो पड़ोसी कह रहे हैं, इनके मंत्री जी हैं, जो महेश जोशी जी हैं, जिनको टॉप मिनिस्टर और जल्दा का वो किया जा रहा था, उन मंत्री का टिकट काटने से पहले पीछे कारणों को देखा और ये नैतिक अनैतिकता, तो ये उनसे महेश जोशी साहब से पूछे कि नैतिक अनैतिकता क्या होती है, कैसे टिकट कटता है, कैसे क्या हो गया, क्या क्या बातें हुई, किस तरह के आरोप लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आप देखें कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय आम जनता का मानस है और जन का मानस है। जो भी उम्मीदवार उनके प्रति उनकी आप देखना, जब भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार आएगी भारी मतों से जीतेंगे, इस बात को आप जनता। लेकिन विकास जी एक सवाल और, क्योंकि महाको जयपुर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है लगातार, ये कहती है कि जयपुर के लिए हमारा जयपुर है, जयपुर को जिस तरह से ज़िला बनाने की बात भी आई तो भाजपा ने एक ज़िला रहे, जयपुर का बंटवारा नहीं हो, इसको लेकर लगातार आंदोलन भी किए। जयपुर से इतना प्यार भाजपा करती है, लेकिन जब जयपुर में टिकट देने की बारी आती है तो बाहरी प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर देती है, तब फिर जयपुर का जो आम नागरिक है वो क्यों नज़र नहीं आता? जयपुर में आप देखें, जयपुर एक राजधानी है जहाँ से विभिन्न जिलों के लोग रहते हैं। हम ये नहीं कहते पर्टिकुलर जहाँ कहीं के भी हो। संगठन में आप जिनके बारे में बाहरी कहना चाह रहे हैं, मैं बाहरी का जो स्पष्ट प्राय करूँ आपको, जो संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन में आप अधिकतर लोग देखेंगे तो कोई ग्रामीण इलाके से, कोई कहाँ से, कोई शहर के, ये पूरा राजधानी पूरे राजस्थान का नेतृत्व करती है। और जो लोग यहाँ रह के संगठन में, चाहे वो महामंत्री के पद पर लगातार काम कर रहे हैं पिछले लंबे टेन्योर से, आम संगठन से जुड़े हुए हैं, तो बाहर का कोई भी किसी व्यक्ति के लिए बाहर का कहना, आप उसके पहले वो तो खुद मान चुके हैं विकास जी, वो तो खुद कह चुके हैं मैं तो भरतपुर का हूं और भरतपुर के मैं प्रतिनिधित्व मांग रहा हूं, वो तो लगातार ये बात कह चुके हैं। आप उनकी पैरवी करें। नहीं, पैरवी नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, आप वो जिस पद पे थे भारतीय जनता पार्टी में, वो लगातार 3-4 बार महामंत्री का जो पद उन्होंने सुशोभित किया और आम कार्यकर्ता के उस लोग उसमें जुड़े रहे वो लगातार। और आप देखिए जयपुर में उन्होंने अपने कार्यालय में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के लगातार कठिन परिश्रम किया और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए निरंतर आगे बढ़े। वक्त की कमी है। पौरुष भारद्वाज जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि वक्त हमें अनुमति लेने का हो गया है। जी पौरुष जी। देखिए दर्जी, जो आप हमारे लिए अभी आपने बात कही कि भाई ये ना हमारे द्वारा पुराने लोगों को रिपीट किया गया, तो मैं अगर आप पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मैं आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 81 जो चेहरे हैं वो हमारे द्वारा बदले गए। मतलब 200 में से 81 लोग वो हैं जिन्होंने 2018 का चुनाव नहीं लड़ा था। और दूसरी बात देखिए कि हमें हमारी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर पूरा भरोसा है। और जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई ये ना हम लोग बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थानी में कहावत होती है कि भाई मन के लड्डू पीके की और पीके तो चलिए निश्चित तौर पे चुनावी लड्डू जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पीके होने जा रहे हैं। वक्त हमें अनुमति लेने के लिए बार बार इशारा कर रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर में जिस तरह से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना बाकी है, क्योंकि जनता 25 नवंबर को तय करेगी। क्योंकि कांग्रेस ने अपने पुराने साथियों पर, पुराने चेहरों पर भरोसा किया है, तो भाजपा ने नए चेहरे मैदान में लाकर एक बाजी खेली है। अब ये कितने सफल हो पाते हैं, ये 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।